Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss a revision session of fundamental of investment and that is related to semester 6 commerce BCom honors as well as BCom program। तो इसकी रिवीजन स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट की एक भी लेक्चर वीडियो प्रोवाइड नहीं की मैंने आप लोगों को, तो ये एक जस्ट रिवीजन सेशन रहने वाला है। इसमें इम्पॉर्टेंट जो भी मुझे लगेगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं साथ के साथ बताती हुई चलूँगी आप लोगों को। तो कंटेंट देख सकते हो, इंट्रोडक्शन टू इन्वेस्टमेंट, इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट, रिस्क रिटर्न एनालिसिस, पोर्टफोलियो एनालिसिस, पोर्टफोलियो सिलेक्शन। तो इसके अंदर ये पूरा कंटेंट है। म्यूचुअल फंड्स परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड म्यूचुअल फंड्स मार्केट इन इंडिया, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स फर्स्ट, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स सेकंड, थर्ड सेबी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड इनसाइडर ट्रेडिंग। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं नंबर 1 चैप्टर से कि इन्वेस्टमेंट का इंट्रोडक्शन मीन्स इन्वेस्टमेंट होती क्या है। देखो, वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आप सोते हुए पैसा नहीं कमा सकते, सपोज़ जैसे कि अगर आप एक भी सिंगल मिनट आप अगर वेस्ट करते हो तो आप तब तक कमाओगे जब तक आप मर नहीं जाते। इफ़ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी वाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। ये स्टेटमेंट है वॉरेन बफेट की, और मतलब वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? वो सारी सिक्योरिटीज़ जो आपने कहीं पे लगाई है और जहाँ से रिटर्न आने के चांसेस हैं। अगर इन सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो यही होगा। द टर्म इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू sacrificing or commitment of the present funds in various investment options। अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पे लगा दिया, जैसे कि शेयर्स पे, डिबेंचर्स पे, बॉन्ड्स पे, रियल इस्टेट, डेरिवेटिव एट्सेट्रा। और उससे आप एक्सपेक्ट क्या करोगे कि आपको रिटर्न मिले, ठीक है, मनी के वेल्थ में, ठीक है। इन इट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ मनी वेल्थ इनटू सम टेंजिबल वेल्थ, या तो मनी की वेल्थ में या टेंजिबल वेल्थ में या इनटेंजिबल वेल्थ में। ये कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट की जस्टिफिकेशन। इन्वेस्टमेंट के अंदर आप देख रहे हो 3 पॉइंट है। नंबर 1 पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व द कमिटमेंट और सेक्रीफाइस ऑफ फंड्स आप अगर इन्वेस्ट करोगे तो आपके पास तो उस इन्वेस्टमेंट की शॉर्टेज आएगी ना, मनी की शॉर्टेज आएगी। सपोज़ 10 लाख है, 10 लाख रुपए में से आपने 2 लाख रुपए कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया। अब आपके पास जो नेट अर्निंग्स बची वो तो 8 लाख बची ना। आपके पास जो फंड्स हो गए वो सेक्रीफाइस हो गए। पहला पॉइंट तो ये कहता है। दूसरा पॉइंट कहता है फंड्स आर कमिटेड इन एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग रिटर्न्स। क्यों आप लगाओगे कहीं पे पैसा? आपको रिटर्न चाहिए वहाँ से। देयर इज़ ऑलवेज सम रिस्क इन्वॉल्व इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में कहीं ना कहीं रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो देखो, नॉर्मल सी चीज़ है, अगर आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हो, शेयर्स में, डिबेंचर्स में, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वहाँ से आपको रिटर्न के चांसेस कैसे होते हैं? इट डिपेंड्स ऑन रिस्क। जितना ज़्यादा रिस्क होता है उतनी ज़्यादा आपके चांसेस होते हैं इन्वेस्टमेंट के रिटर्न के। ध्यान रखना। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट के लिए। एक तो इससे फंड सेक्रीफाइस होता है, फंड्स की रिटर्न बढ़ती है, और रिस्क, देयर ऑलवेज सम रिस्क। तो ये तीनों चीज़ें आप लोगों के इन्वेस्टमेंट के फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। चलो अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट और स्पेक्यूलेशन, जो कि वर्ड सेम टू सेम लगते हैं लेकिन इनमें डिफरेंस होता है। ध्यान से समझना। इन्वेस्टमेंट मतलब मैंने अपने पैसे शेयर्स, डिबेंचर्स, इन सब बॉन्ड्स वगैरह में लगाए हैं। लेकिन स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है आज खरीदा कल बेचा, और उनसे जो इंटरेस्ट रिसीव होगा, जो फ्लक्चुएशन से मनी रिसीव होगा, वो स्पेक्यूलेशन कहलाता है। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, आप लोग पढ़ सकते हो। ये रिलायंस 2800 वाला, ये कह रहे हैं कि 2800 शेयर्स मैंने 100 के हिसाब से ख़रीदे थे, तो मेरे पास बच्चों कितने शेयर्स हो गए? 2,80,000। फिर उस शेयर्स में मैंने देखा 4 दिन बाद उस शेयर की वैल्यू 3200 रुपये हो गई। 3200 इंटू 100। अब मैंने उस जो भी शेयर्स वगैरह थे उनको बेच दिया। कितने पे बिके वो? 3,40,000। तो सीधा सीधा मुझे प्रॉफिट हो गया 40,000 का।
समझ रहे हो, ये ही है आपका स्पेक्यूलेशन। तो कुछ कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं स्पेक्यूलेशन में और इन्वेस्टमेंट में, या आपसे डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनता है इससे इन्वेस्टमेंट या स्पेक्यूलेशन में। तो आप समझ लेना कि स्पेक्यूलेशन ज़्यादा, जो इन्वेस्टमेंट है वो कम रिस्की होती है, क्योंकि आपने पैसा लगाया वहाँ से रिटर्न कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा। लेकिन जो स्पेक्यूलेशन होती है वो ज़्यादा रिस्की होती है। अभी तो मैंने एज्यूम किया था कि मेरा जो शेयर है वो 2800 से 3200 रुपये हो गया, तो यहाँ पे मेरा फ़ायदा हो गया। लेकिन अगर ये ही जो इन्वेस्टमेंट है वो 2000 हो जाती या 2500 हो जाती तो मेरा वहाँ पे लॉस हो जाता। तो वहाँ पे ज़्यादा रिस्क है। रिटर्न जो होते हैं इन्वेस्टमेंट में वो इन्वेस्टर की इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि यहाँ पे रिटर्न जो है वो मार्केट के प्राइस पे डिपेंड करता है। स्पेक्यूलेशन में इन्वेस्टमेंट लॉन्गर टाइम के लिए की जाती है, जबकि स्पेक्यूलेशन आज खरीदा कल बेचा वाला सिस्टम है। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट होती है ये फंडामेंटल एनालिसिस पे बेस्ड होती है। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप एक बार पैसा लगा दोगे उसके बाद काफ़ी टाइम आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप उसके बेसिस पे काम कर सकते हो। लेकिन जो डिसीज़न होता है वो र्यूमर्स मीन्स आपने सुना कि उसके प्राइसेस बढ़ गए, उसकी फ्लक्चुएशन हो गई उसके प्राइसेस की, उनके ऊपर डिपेंड करता है। स्टेटस ऑफ इन्वेस्टर जो ऑनर होता है अगर इन्वेस्टमेंट है, जबकि स्पेक्यूलेटर एक तरीके की एग्रीमेंट पार्टी होती है। फिर इन्होंने असेट्स की दो कैटेगरी बनाई है, कौन कौन सी, एक कह रहे हैं कि रियल एसेट्स होता है और एक कह रहे हैं कि फाइनेंशियल एसेट होता है। रियल एसेट फिजिकल और टेंजिबल होता है, जिसको आप सी कर सकते हो, देख सकते हो, छू सकते हो, जैसे कि रियल इस्टेट, डायमंड, स्टैम्प, पीसेज ऑफ आर्ट, प्लांट एंड मशीनरी एट्सेट्रा। जबकि जो फाइनेंशियल एसेट होता है वो इनटेंजिबल होता है, जिसको आप छू नहीं सकते और देख नहीं सकते, जैसे शेयर्स, डिबेंचर, जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो शेयर्स और डिबेंचर्स के भी अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल शेयर्स के अंदर ये हो गया शेयर्स और ये हो गया डिबेंचर्स। शेयर्स और डिबेंचर्स में अपने अपने फ़ायदे नुकसान हैं, आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो। शेयर्स के अपने वोटिंग राइट्स होते हैं, जबकि डिबेंचर होल्डर को ये वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। डिबेंचर होल्डर के पास फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि 10%, 4%, 5% फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जबकि शेयर्स वालों का क्या सीन होता है कि अगर तो प्राइजेस बढ़ेंगे तो ज़्यादा, घटेंगे तो कम। डिबेंचर होल्डर जो डिबेंचर को होल्ड करके रखता है वो डिबेंचर होल्डर होता है, जबकि जो शेयर्स को होल्ड करके रखता है वो शेयर होल्डर होता है। और जो शेयर्स वगैरह होते हैं उनको बाद में मिलता है, जब डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह होते हैं उनके बाद शेयर्स वालों को अपनी अर्निंग्स मिलती है। इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्यों है, मैं इन्वेस्टमेंट क्यों करूं, आप सोचो, आप इन्वेस्टमेंट क्यों करोगे, क्योंकि आपको रिटर्न चाहिए। आपको जो आपने इन्वेस्टमेंट की है वो आप वहाँ पे लगाना चाहोगे जहाँ पे रिस्क कम हो और रिटर्न ज़्यादा हो। हर इन्वेस्टर का यही एम होता है। उसके बाद होती है रेगुलर इनकम स्ट्रीम। रेगुलर इनकम स्ट्रीम का मतलब जो सीनियर सिटीज़न होते हैं या रिटायर्ड पर्सन होते हैं उनको एक रेगुलर इनकम चाहिए होती है, तो वो क्या करते हैं, अपनी फिक्स्ड इनकम को शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह में लगा देते हैं ताकि उनकी रेगुलर इनकम बन जाए। कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल अप्रिशिएट होगी। मान लो सपोज़ 10 लाख के मैंने शेयर्स ख़रीदे हैं और उस पर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है 10%, तो ये हर महीने 1-1 लाख रुपए इनकम इनकी इंक्रीज़ हो रही है। तो ये क्या हो रही है, आपकी इनकम को, कैपिटल को अप्रिशिएट कर रहा है। टैक्स का बेनिफिट मिलता है यहाँ पे। टैक्स बेनिफिट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर, क्योंकि जब आप पीपीएफ में, सुकन्या समृद्धि योजना में, इन सब में जब आप पैसा लगाते हो तो आपको गवर्नमेंट थोड़ी सी रिलीफ देती है, डिडक्शन। फिर 80C से 80U तक की डिडक्शन मिलती है। ये आप जब टैक्सिंग पढ़ोगे तो उसमें बहुत डिटेल में बताते हैं। सेफ्टी ऑफ कैपिटल, कैपिटल भी कुछ ना कुछ आप अमाउंट आपने तो सेव करके रखा है ना, वो तो अमाउंट कहीं नहीं जाएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कौन कौन से फैक्टर्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहला है रिटर्न। जहाँ पे रिटर्न ज़्यादा होगी वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट जल्दी करोगे एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे रिटर्न कम होगी। सेकेंड इज़ रिस्क। अगर रिस्क ज़्यादा होता है, मान लो ए सिक्योरिटी है और एक बी सिक्योरिटी है,
एक ए सिक्योरिटी है और एक बी सिक्योरिटी है। ए सिक्योरिटी में रिस्क ज़्यादा है, बी सिक्योरिटी में कम रिस्क है, तो आप बी की तरफ जाओगे। लेकिन ए में रिटर्न ज़्यादा है तो आप ए की तरफ फ्लक्चुएट करोगे। तो रिस्क और रिटर्न एक तरीके से काम करता है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। टाइम हॉरिजन, जहाँ से पेमेंट जल्दी मिल रही है आप वहाँ पे पैसा लगाओगे, या जहाँ से पेमेंट लेट मिल रही है वहाँ पे पैसा लगाओगे। तो नॉर्मल सी चीज़ है, जहाँ पे आपको रिटर्न लेस ड्यूरेशन में मिलेगा वहाँ पे आप अपनी अमाउंट को इन्वेस्ट करोगे। लिक्विडिटी, इट रेफर्स टू कन्वर्टेबल ऑफ फाइनेंशियल एसेट इनटू कैश। फाइनेंशियल एसेट को कैश में कन्वर्ट करना लिक्विडिटी कहलाती है। जो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं जिसको आसानी से हम कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, कैश विद लिटिल और नो लॉस ऑफ कैपिटल, मतलब कैपिटल का भी लॉस नहीं होना चाहिए, उनको हम लिक्विड एसेट्स कहते हैं। मतलब हाथ में पैसा है, जैसे कि आप लिक्विड एसेट्स मान सकते हो। करंट एसेट्स में से जब स्टॉक्स वगैरह को माइनस किया जाता है, बिल रिसीवेबल हो गए या कैश हो गया, कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, वो सारे पैसे लिक्विड एसेट्स के अंदर आ जाते हैं। मार्केटेबिलिटी, मार्केटेबिलिटी भी एक तरीका है जिससे हम देखते हैं कि मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँ कि ना करूँ। मार्केटेबिलिटी का मतलब होता है एसेट कैन बी बॉट और सोल्ड। Marketability depends on the readily available financial market where the securities can be traded। जहाँ पे मैं सिक्योरिटीज़ को लगाने वाली हूँ वो मार्केट की डिज़ायरेबिलिटी क्या है, मार्केट वहाँ पे इंक्रीज़ है डिक्रीज़ है, मार्केट साउंड वेल चल रही है कि नहीं चल रही, उस पर भी डिपेंड करता है आपका। नेक्स्ट वन इज़ टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट ज़्यादा होंगे जहाँ से आपको इनकम रिलीफ ज़्यादा मिलेगा, आपको तो वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 80C जो सेक्शन है, 80C वाला जो सेक्शन है, एक सेकेंड, 80C से 80U तक की जो डिडक्शन है वो आपको मिलती है जब आप इन्वेस्ट करते हो। जैसे 7.6% जब आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके हिसाब से आपको टैक्स रिलीफ मिल जाता है। इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट, इन्वेस्टमेंट का इन्वायरमेंट का मतलब इन्वेस्टमेंट environment encompasses the asset and the entire mechanism or process through which these assets are sold or purchased। इनको ख़रीदा और बेचा जा सकता है। जैसे कि सिक्योरिटीज़, सिक्योरिटीज़ कौन कौन सी हो गई, असेट्स हो गई, ये देखो ये सारी सिक्योरिटीज़ हैं। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ETF, म्यूचुअल फंड्स, ये सब इन्वेस्ट की जाती है। डिफरेंट सिक्योरिटीज़ के अपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट फीचर्स होते हैं। जैसे कि डिबेंचर, बॉन्ड, प्रेफरेंस शेयर्स प्रोवाइड रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, लेकिन इनसे कोई भी कैपिटल एप्रिशिएट नहीं होती। जबकि इक्विटी शेयर्स जो होती है वो कभी आपको डिविडेंड देती भी है और कभी नहीं भी देती, लेकिन यहाँ से आप कैपिटल की एप्रिशिएशन को अज्यूम कर सकते हो, आपका एक स्टेक होता है कंपनी के अंदर। तो ये एक तरीके की आपकी होती है जिसके अंदर आप सिक्योरिटीज़ की बात करते हो। सिक्योरिटीज़ में मैंने बता दिया आपको कितनी सारी सिक्योरिटीज़ होती है। उसके बाद सिक्योरिटीज़ को क्लासिफाई किया गया है ऑनरशिप सिक्योरिटी। ऑनरशिप सिक्योरिटी में इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स आ जाते हैं। डेट सिक्योरिटीज़ के अंदर डेट, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, डिस्काउंट बॉन्ड्स, सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, ये डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, एक तरीके का गवर्नमेंट बॉन्ड भी मान सकते हो आप इसको। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे करते हो, जब आप म्यूचुअल फंड्स या इंश्योरेंस पॉलिसी या फिक्स डिपॉजिट में अपना पैसा लगा देते हो तो वो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है। डेरिवेटिव का मतलब आज कोई शेयर या डिबेंचर आप परचेज कर रहे हो कल के लिए, आज उसकी प्राइसेस डिसाइड कर रहे हो ताकि कल को जब मार्केट फ्लक्चुएट करे तो वो आपको उसके पेमेंट ज़्यादा ना करनी पड़े। तो वो वाले टाइप के जो आपके शेयर्स, डिबेंचर्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको हम डेरिवेटिव्स कहते हैं। ना फाइनेंशियल मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो फाइनेंशियल मार्केट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फाइनेंशियल मार्केट जो है वो, अब स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट एक क्रूशियल पार्ट है फाइनेंशियल सिस्टम का। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट जो है वो वाइड टर्म है, मीन्स एनी मार्केट प्लेस वेयर सेलर एंड बायर इंटरेक्ट इन द ट्रेड ऑफ फाइनेंशियल एसेट। जैसे कि बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो, इक्विटी में, म्यूचुअल फंड्स में, डेरिवेटिव्स में, करेंसी में, तो ये फाइनेंशियल मार्केट होती है। फाइनेंशियल मार्केट अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो मैंने पढ़ाया है, जिसमें सेकेंडरी मार्केट और आपकी प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट होती है। प्राइमरी मार्केट जो फर्स्ट टाइम जो भी परचेज़ करता है शेयर या डिबेंचर्स, उनके लिए होती है,
और जो कैपिटल मार्केट होती है मीन सेकेंडरी मार्केट वो होती है जिसमें सेकेंड टाइम थर्ड टाइम जो एक नॉर्मल रेगुलर कस्टमर हो जाता है शेयर होल्डर या डिवेंचर होल्डर वो उसमें इन्वेस्ट करता है। और भी हमने ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बेसिस पे अगर फाइनेंशियल मार्केट को डिवाइड किया था तो हमने पढ़ा था कि एक होती है आपकी मनी मार्केट और एक होती है आपकी कैपिटल मार्केट। ये डिटेल में डिस्कशन की है। मनी मार्केट कौन सी होती है जो कि मनी के फ्लो को कंट्रोल करके रखती है, और कैपिटल मार्केट कौन सी होती है जिसमें हम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की परचेजेस करते हैं, उसकी सेल और परचेज करते हैं। अब इसमें भी गवर्नमेंट मनी मार्केट के अंदर जो शॉर्ट टर्म के लिए करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह भी आती हैं इसमें, जैसे ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, ये सब। कैपिटल मार्केट को अब देख रहे हो, कैपिटल मार्केट को दो कैटेगरी में बांटा हुआ है। कौन कौन सी? प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट भी बता दिया और सेकेंडरी मार्केट भी आपको मैंने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज और इंस्टीट्यूशन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इज द एरिया ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंटरमीडियरी, जो कि कलेक्ट करती है फंड्स को फ्रॉम सेवर से कलेक्ट करती है और डिस्ट्रीब्यूट कर देती है यूज़र्स पे। मीन्स ये इंटरमीडियरीज़ की तरह रोल प्ले करती है। जैसे कि कौन हो गया? बैंक्स वगैरह। जैसे कि बैंक, आजकल आपने बैंक एश्योरेंस का वर्ड सुना होगा जिन बच्चों ने बैंकिंग वगैरह पढ़ी है, तो उसके अंदर क्या होता है, बैंक इंश्योरेंस वालों से इंश्योरेंस वालों को क्लेम करता है। मीन्स बैंक इंश्योरेंस को बिकवाने के लिए काम करेगा और कस्टमर को बेचेगा। तो बैंक जो है वो इंटरमीडियरी का रोल प्ले कर रहा है। NBFC, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, ये सब कौन हो गए? इंटरमीडियरीज हो गए। फाइनेंशियल रेगुलेटर कौन हो गया? जो फाइनेंस को रेगुलेट करता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ इंडिया, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है? सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी को लेते हैं, उसके बाद हम ये सिक्योरिटी चेक करते हैं कि मेरा इसमें पोर्टफोलियो कितना होगा, रिस्क कितना होगा, रिटर्न कितना होगा। पोर्टफोलियो एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? पोर्टफोलियो को, सिक्योरिटी को एनालिसिस करते हैं, उस सिक्योरिटी को। उसके बाद पोर्टफोलियो की एनालिसिस करते हैं। पोर्टफोलियो मीन्स कुछ सिक्योरिटीज़ को पकड़ते हैं और उनका डिफरेंट कॉम्बिनेशन चेक करते हैं, रिस्क, रिटर्न और पोर्टफोलियो का एफिशिएंट है कि नहीं, मैक्सिमम रिटर्न कब तक आएगा, मिनिमम लेवल ऑफ रिटर्न, मैक्सिमम लेवल ऑफ रिस्क, सब कुछ चेक करते हैं। फिर उसके बाद जब हमने पोर्टफोलियो को एनालिसिस कर लिया तो पोर्टफोलियो को सेलेक्ट कर लेते हैं, जो नेक्स्ट स्टेप होगा। उसके अंदर हम बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करते हैं। उसके बाद पोर्टफोलियो रिवीजन में क्या होता है? द जॉब ऑफ द इन्वेस्टर इज नॉट ओवर विथ पोर्टफोलियो सिलेक्शन। सिर्फ पोर्टफोलियो को सिलेक्शन नहीं ज़रूरी है, अब आप डे टू डे, टाइम टू टाइम उसकी कंटिन्यूस प्रोसेस करोगे। प्राइजेस बढ़ रहा है, घट रहा है, किस तरीके से फ्लक्चुएशन आ रही है, रिस्क रिटर्न आपका पोर्टफोलियो में बढ़ रहा है, मतलब कितना आपके साथ रिस्क जुड़ा हुआ है। पोर्टफोलियो की इवैल्यूएशन होती है। पोर्टफोलियो की इवैल्यूएशन मीन्स अब क्या होगा? इट इज़ क्रूशियल टू इवैल्यूएट द पोर्टफोलियो इन ऑर्डर टू असर्टेन whether they are performed as per the expectation of the investor। अब ये इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, उसके एक्सपेक्टेड रिटर्न, उसके एक्सपेक्टेड रिस्क के हिसाब से चल रहा है कि नहीं, उसको इवैल्यूएट करना। ठीक है, तो ये क्या कहता है? शार्पेज रेशियो, ट्रेनर्स रेशियो, जेसफ अल्फा रेशियो, ये सब इन्हीं के बारे में है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कौन कौन से सोर्सेज हैं? जैसे कि इकोनॉमिक लेवल पे हाईली कोरिलेटेड, रिटर्न प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल एसेट आर हाईली कोरिलेटेड विद द इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ द नेशन। जैसे कि इन्वेस्टर को चेक करना पड़ता है अलग अलग इकोनॉमिक डायमेंशन, GDP ग्रोथ रेट, पर कैपिटा इनकम, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, इकोनॉमिक लेवल पे। इंडस्ट्री लेवल पे उनको क्या चेक करना पड़ता है कि इंडस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस क्या है, बैंकेक्स और IT इंडेक्स, फर्मा इंडेक्स, CII, FICCI, इसके अंदर बोला रखा है कि इंडस्ट्री के लेवल पे। नेक्स्ट इस कंपनी के लेवल पे। कंपनी के लेवल पे क्या चेक करेगी कि इसकी प्राइस अर्निंग रेशियो कितनी है, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो कितनी है, डिविडेंड यील्ड कितना है, एनुअल सेल्स कितनी है, मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूँगी तो मुझे कितने टाइम में रिटर्न मिलेगा, इस कंपनी की लॉयल्टी क्या है। ये सब इंफॉर्मेशन की सोर्सेस, कैसे कैसे पता चलता है लोगों को उसकी उस सिक्योरिटीज़ के बारे में कि ये अच्छा करेगी कि नहीं, उनकी एनुअल रिपोर्ट से, स्टॉक एक्सचेंज से। स्टॉक एक्सचेंज बताता रहता है ना, ये इसकी वैल्यू बढ़ गई, इसकी वैल्यू घट गई। वेबसाइट से, जैसे CNBC,
TV18 ये आपको बताएगा पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन। इंस्टीट्यूशनल पब्लिकेशन से आरबीआई के जो रेगुलेटर्स हैं, रेपो रेट बढ़ रही है घट रही है, CRR SLR, इनसे भी पता चलता है। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी पूरा रेगुलेट करती है ना हमारी फाइनेंशियल मार्केट को, तो उससे भी हमें पता चलता है। और इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट जो कि OECD जो कि इसमें क्रूशियल रोल प्ले करती है, 1961 में इस्टेब्लिश हुई है। और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो कि आपको डेटाबेस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती हैं। फिर नेक्स्ट इज ब्लूमबर्ग क्या करता है, मेंटेन द डेटाबेस ऑफ अ वाइड अरे ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लीडिंग स्टॉक मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। ब्लूमबर्ग ये बताता है आपको कि कितनी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है स्टॉक मार्केट की वर्ल्ड के अंदर। कंपनीज़ के बारे में 52,000 कंपनीज़ ग्लोबली इस पे वर्क कर रही हैं, तो उनको कौन बताता है आपका, यही बताते हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में पूरी की पूरी एनालिसिस बताते हैं। चलो अब ये हो गया आपका नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को और कमेंट सेशन में अच्छे फीडबैक दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी।